स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज इस प्लेटफॉर्म पर हम राजस्थान में जो रीट के एग्जाम होने वाले हैं उसमें जो समसामयिकी करंट के बारे में बताया गया है, मैं उसको पूरा करने जा रहा हूं और इसकी शुरुआत मैं आज से ही कर रहा हूं। यहां मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मैं जरूर रीड शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आपको जो भी कंटेंट दिया जाएगा वो राजस्थान के अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। आरएएस लेवल तक आपको बताने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफ़ी सीरियस टाइप के भी हैं, गंभीर टाइप के हैं। उनसे निपटने के लिए हमें सब्जेक्ट को समझना पड़ता है और वो जो टॉपिक है उसको विभिन्न एंगल से देखना पड़ता है। इसी प्रयास के तहत हम रीट से संबंधित जो करंट जीके है इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा यह अन्य एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए इसकी शुरुआत मैं करना चाहूंगा लंपी वायरस से। अब तक हमारे पास जो भी कंटेंट है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको जान गए होंगे, अभी तक अखबारों में पढ़ लिया होगा कि लंपी वायरस की जो ये बीमारी है इसके लिए वैक्सीन तैयार हो चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इसकी वैक्सीन तैयार हो चुकी है। किसने तैयार की है ये क्वेश्चन है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। लंपी वायरस की बात कर रहे हैं हम, इसको तो लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे पहले तो, किंतु परंतु ही नहीं है, पूरी जानकारी आपकी इसको होनी चाहिए। LSDV के नाम से इसको जानते हैं, LSDV, लंपी स्किन डिजीज वायरस, लंपी स्किन डिजीज वायरस। हिंदी में लिख देता हूं, गांठदार त्वचा रोग वायरस। रोग की जगह आप बीमारी भी कर सकते हो। ये इसका अन्य नाम है। 3 स्पीसीज है इसकी, एक है कैम्प्रीपॉक्स, एक है गोट पॉक्स। आपके क्वेश्चन इसी तरीके से डिजाइन होंगे, ध्यान रखना। अकेला ये नहीं होगा कि इससे गाय प्रभावित हो रही है, ध्यान रखना इस बात का। दुधारू मवेशियों में फैल रहा है। दुधारू दूध देने वाले मवेशी, मवेशी का मतलब ये होता है हम जिन्हें घर में पालते हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गई। ये पशु से पशु में फैलता है, ये इसका विशेष लक्षण है। पशु से पशु में फैलता है, इसकी विशेषता है ये। अब फिर सवाल पैदा होता है कि ये इंसानों में क्यों नहीं फैलता। हम करेंगे बात इसकी, एक बार आप इसे नोट कर लें। ये इंसानों में क्यों नहीं फैलता, लिख दीजिए, क्योंकि इंसानों में इस बीमारी के खिलाफ जन्मजात, कंजेनाइटल बोलते हैं इसको, कंजेनाइटल, जन्मजात इम्यूनिटी पाई जाती है। जन्मजात मतलब जन्म से ही इस वायरस के खिलाफ हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। आप जानते हो इम्यूनिटी को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता, ये पाई जाती है इसके अंदर। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। पहचान कब होगी इस बीमारी की, बहुत महत्वपूर्ण है। 1929, ध्यान रखना, ये 1929 है। कई जगह ये 1920 लिखा हुआ है, 1920 नहीं है, 1929 में अफ्रीका में इसकी पहचान हुई थी।
अफ्रीका से ये बाद में यूरोप में गया, ग्रीस वगैरह, यहाँ काफ़ी जगह पर ये गया। लेकिन मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ ये एशिया में कब आया, और वहाँ भी मैं पड़ोसी देश को लेकर चलूँगा। ये 2019 में बांग्लादेश के अंदर आया, बांग्लादेश के अंदर आया 2019 के अंदर। 2019 में जब ये बांग्लादेश में आया था, और बांग्लादेश से भारत में इसका जो प्रवेश हुआ था ये भी 2019 में ही हुआ था, और पश्चिम बंगाल से हुआ। आप जानते हो पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश को टच करती है, वहां से भारत में इसका प्रवेश हुआ। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। इसके बाद क्या है, ये इतना ज्यादा चर्चा में नहीं आया। फिर ये 2022 में इसकी स्थिति, अब यहां पर यह राजस्थान में तेजी से फैला, लेकिन राजस्थान में इसके फैलने की जो स्थिति थी वो मैं आपको बता दूं। ये राजस्थान का मैप है, ये पाकिस्तान है, इधर आप जानते हो। ये बताया जा रहा है कि ये वायरस पाकिस्तान से इन स्थानों पर आया। अब ये क्या है, ये है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र। तो आपके ऑप्शन में आ सकता है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों से इसने 2022 में प्रवेश किया। सीमावर्ती क्षेत्र, यहां बली भांति जानते हो इनको, कौन कौन से क्षेत्र है इधर। ये यहां आपको गंगानगर मिल जाएगा, इस साइड में, इस साइड में आपको बीकानेर मिल जाएगा, यहां पर आपको जैसलमेर मिल जाएगा, इधर बाड़मेर मिल जाएगा, इधर जालोर मिल जाएगा, इस साइड में जोधपुर है। ये आप भली भांति जानते हो, बाड़मेर है, जोधपुर है, जालोर है। तो ये जालोर का भी थोड़ा ध्यान रख लेना, जोधपुर, बाड़मेर। देखिए वर्तमान में जो हमारे सामने न्यूज आ रही है, वो न्यूज ये आ रही है कि जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, यहां पर यह सर्वाधिक फैल रहा है। ध्यान रखें, एट ए टाइम की यदि मैं बात करूं तो यहां पर इन 3 जिलों में यह सर्वाधिक फैल रहा है। मैं 2022 की बात कर रहा हूं, इसका बैकग्राउंड भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो जिले आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि राजस्थान की सीमा को टच करते हैं, हालांकि राजस्थान की सीमा को तो ये 4 ही टच करते हैं, गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। लेकिन जालोर में भी इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है, और ज्यादा दिखाई दे रहा है। बाड़मेर, जोधपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में इनका प्रभाव ज्यादा है। जैसलमेर, हनुमानगढ़, इनमें थोड़ा कम है, लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूं, कल क्या स्थिति हो कुछ नहीं कह सकते। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। अब हम इसके लक्षणों पर चलते हैं, कैसे फैलता है, कैसे फैलती है। मक्खी के द्वारा फैलती है, मच्छर, जूं, ततैया। आप जानते हैं ये पशुओं पर बैठते रहते हैं। संक्रमित पशु से दूसरे पशु के संपर्क में आने पर ऐसे फैलने का इसका रीजन है। तो आप मक्खी, मच्छर, जूं, ततैया इसके कारणों में शामिल कर सकते हो। लक्षण क्या है, देख ही रहे हो आप, शरीर पर अलग अलग तरह के नोड्यूल दिखाई देते हैं, चकते बन जाते हैं, स्पॉट्स बन जाते हैं। बुखार रहता है पशु को, वजन कम हो जाता है, दूध कम निकलता है, आंख व नाक बहने लगती है। आप लिखना चाहो तो लिख दीजिए, दूध कम निकलता है। ऑब्वियसली बात है, बुखार जैसी स्थिति होगी, जब पशु बीमारी होगा तो वह काम कैसे करेगा। नोट कर लीजिए इसे। अब हम बात करेंगे इसकी वैक्सीन की।
इसकी वैक्सीन तैयार हो गई है, लंपी वैक्सीन। आपको यह ध्यान देना है कि इसका विकास किसने किया है, डेवलप किसने किया है। वैक्सीन इसकी तैयार हो गई है। इसका जो विकास किया है, ये किया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और एक जो इसका सहयोगी के रूप में जो देखा गया है वो है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। अब देखिए, हमें इनके बारे में एक हल्की सी जानकारी होनी चाहिए, विशेष रूप से राजस्थान डेयरी विकास बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई, किसने की, इसका हेड ऑफिस कहां है, ये सब। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1965 में वर्गीज कुरियन के द्वारा। वर्गीज कुरियन के बारे में आप भली भांति जानते हो, मैंने कई बार इनके बारे में बताया है। अमूल डेयरी के संस्थापक हैं, इन्हें अमूल मैन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक बात और बताना चाहूंगा, ये जो वर्गीज कुरियन है, अमूल डेयरी के तो संस्थापक है ही, इसके अलावा इन्होंने श्वेत क्रांति का नेतृत्व किया था। श्वेत, व्हाइट रिवॉल्यूशन। श्वेत क्रांति के बारे में 2 पॉइंट है, बिना बताए मैं आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इतनी बार आते हैं, अभी एक एग्जाम में आए थे ये। एक तो ये दूध उत्पादन या डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित है, पहली बात पूछा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा ये पूछा जाता है इसका अन्य नाम, और जैसे ही मैं नाम लिखूंगा आप पहचान जाओगे, ऑपरेशन फ्लड। खूब पूछा जाता है, अभी एक एग्जाम में आया था ये, जो लेखापाल अधिकारी का एग्जाम हुआ था उसमें आया था ये। ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसको जाना जाता है, श्वेत क्रांति का नेतृत्व। और ये जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है, इसका जो हेड ऑफिस है ये है आणंद में है। आणंद, ये गुजरात में पड़ता है। क्लियर? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बाद में अब मैं बात करना चाहूंगा इसी की एक यूनिट, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, जिसने इसकी सहायता की लंपी डिजीज की वैक्सीन को तैयार करने में। हल्की सी बात ध्यान रखना है, एक तो देखो ये बात तो क्लियर हो गई है कि ये जो लिमिटेड है ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की ही एक यूनिट है। आप यदि इसको इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कह सकते हो सब्सिडियरी ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड हिंदी में इसको बोलते हैं। इसका जो हेड ऑफिस है ये है हैदराबाद। हैदराबाद के बारे में एक क्वेश्चन और बताना चाहूंगा, हालांकि इससे कोई रिलेटेड नहीं है लेकिन ये खूब पूछा जाता है। ये मूसी नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। अब इस संबंध में कुछ विशेष बात हम करेंगे लंपी वायरस के संबंध में। राजस्थान सरकार के संबंध में क्वेश्चन एक तो आपसे यहां पूछा जा सकता है
राजस्थान के पशुपालन मंत्री कौन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये है लालचंद कटारिया। एक राजस्थान सरकार के प्रयास के तहत आपको कुछ बात बताना चाहूंगा। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से अपील की कि आप आर्थिक सहायता दें, सरकार को आर्थिक सहायता दें। जैसे कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फंड बनाया था ना, कि लोग अपनी तरफ से जितनी भी सहायता दे सकते हैं वो दें। उसी तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक खाता खुलवाया है। उस खाते में लोग अपनी मर्जी से दान दे सकते हैं। इस बीमारी से निपटने में उस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप एक लाइन लिख दीजिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अकाउंट खोला गया है। अकाउंट खोला गया है जिसमें लोगों से इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार को आर्थिक सहायता देने की अपील की गई है। अपील की गई है। क्लियर? तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, राजस्थान करंट के तहत लंपी वायरस को आधार बनाकर मैंने कुछ बातें आपको बताई है। इसके बाद मैं राजस्थान के अन्य पहलुओं को भी छूना चाहूंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम अवनी लेखरा पर बात करेंगे। आप भली भांति इनसे परिचित हो। पैरा ओलंपिक शूटर है ये, निशानेबाजी से संबंधित है ये। इन्होंने अभी पेरिस में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं उस पर आपसे बात करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले इसके बैकग्राउंड को क्लियर करना बहुत जरूरी है। और यही वो ताकत है जो हमें एग्जाम में क्लियर करवा सकती है। आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात तो इसका जो निकनेम दिया जा रहा है वो है गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल, कई जगह इसको गोल्डन परी के नाम से भी बोला जा रहा है, एक ही बात है। राजस्थान से संबंधित है और राजस्थान में ये जयपुर से संबंधित है। जयपुर, यहां से ये संबंधित है। आप भली भांति जानते हो, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। पिंक सिटी। इसके अलावा इसको जाना जाता है हेरिटेज सिटी, और सबसे महत्वपूर्ण इसे कहा जाता है पूर्व का पेरिस। ये ज्यादा पूछा जाता है, आप भली भांति जानते हो। बहुत सारे इसके नाम है। वैभव का द्वीप के नाम से इसको जानते हैं, पन्ना नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत सारे नाम हैं। मैंने एक तरीके से आपको रिवाइज करवाने का प्रयास किया है। हमारे देश में एक स्कीम चलती है
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनकी ब्रांड एम्बेसडर है ये भी आपके क्वेश्चन आया हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर, मतलब इस योजना को आगे बढ़ाती है ये, इसके बारे में प्रचार करती है, ऐसे भी आप कह सकते हो, ब्रांड एम्बेसडर है ये। यहां आपको बताना चाहूंगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संबंध में, क्योंकि देखिए ये बात तो क्लियर है यहां पर, इससे तो आप ये तो समझ जाओगे कि जो लिंग अनुपात होता है उसको बढ़ावा देने से संबंधित ये स्कीम है। ये तो आप भली भांति जानते हो। इसका जो उद्देश्य है लिंग अनुपात को बढ़ावा देना, लिंग अनुपात को बढ़ावा देना, सेक्स रेशियो। और बेसिकली जो ये सेक्स रेशियो है ये 0 से 6 आयु वर्ग के लिए है। मोटे तौर पर आप ये भी कह सकते हो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने से संबंधित है। इसके बारे में ये तो आप समझ जाओगे, लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि ये लॉन्च कब हुई थी, ये खास बात है और इंपॉर्टेंट भी है। ये लॉन्च हुई थी 22 जनवरी 2015 को, ध्यान रखना 22 जनवरी 2015 को। और एक बात आप यहां विशेष रूप से और ध्यान रखनी है आपने, वो ये कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, ये भी पूछा गया है आपसे। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखना। और ये जो स्कीम लॉन्च हुई थी ये 22 जनवरी 2015 को हुई थी, ये ध्यान रखें आप। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ये ब्रांड एम्बेसडर है अवनी रेखा। इसके बाद इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन किया, उसकी भी मैं बात करूंगा, एक बार आप इसे नोट कर लें। टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन से पहले मैं आपको इनके कुछ सम्मान के बारे में बताना चाहूंगा। इनको कुछ अवार्ड मिले हैं, उन पर आपकी नजर होनी चाहिए। एक तो 2021 में इन्हें खेल रत्न पुरस्कार मिला है, खेल रत्न पुरस्कार। आप जानते हो उस खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। भारत में खेल पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार यही है। यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, इसका जो पुराना नाम है ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। और अभी हाल फिलहाल ही इसको चेंज किया है, ध्यान रखना ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसी तरीके से 2022 में इनको पद्म श्री मिला है, पद्म श्री मिला है। ये पद्म पुरस्कारों में तो ये तीसरा पुरस्कार है, लेकिन बेसिकली यदि देखा जाए तो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चौथा नागरिक सम्मान में बता देता हूं। पहला जो है वो है भारत रत्न, और दूसरा जो है ये है पद्म विभूषण।
इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। और तीसरा है पद्म भूषण, और चौथा आपके सामने ही है पद्म श्री। क्लियर हुई सारी बात? तो ये आपने ध्यान रखना है अवनी लेखरा के संबंध में। एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं टोक्यो पैरा ओलंपिक पर बात करना चाहूंगा। यहां लिखिए आप, टोक्यो पैरा ओलंपिक। हालांकि ये 2020 के थे जो 2021 में आयोजित हुए थे। आप जानते हो, इसके बारे में आपको मैं जानकारी दे चुका हूं। अब इसमें सिर्फ मैं अवनी लेखरा के प्रदर्शन के बारे में ही बात करूंगा। इन्होंने यहां पर गोल्ड भी जीता था और ब्रॉन्ज भी जीता था। एक तो जीता था इन्होंने गोल्ड, ये ध्यान रखना, मैं बहुत नाजुक नाजुक बातें बता रहा हूं आपको। स्वर्ण जीता था और एक जीता इन्होंने ब्रॉन्ज, कांस्य। स्वर्ण। इन्होंने जो ये गोल्ड जीता था, ये जीता था 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और महिलाओं की है, ये तो आप जान ही जाओगे। मैं आपको कह दूं, वुमेन 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में, महिला 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में, ये तो देखो जुड़ा ही हुआ है, तो यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में इस प्रकार का क्वेश्चन अभिनव बिंद्रा के संबंध में आया हुआ है, ध्यान रखना। और अभिनव बिंद्रा का नाम नहीं पूछा, ये पूछा था कौन सी प्रतिस्पर्धा में। तो ये नजरअंदाजी बिल्कुल भी ना करें, आप ध्यान रखेंगे। गोल्ड जीता, लेकिन किस प्रतिस्पर्धा में? 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में। अब इन्होंने जो ब्रॉन्ज जीता था, वो जीता था 10 मीटर एयर राइफल, 50 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में। एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में जीता था इन्होंने। ये दोनों बातें विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। इस क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका रहा वो ये था, पैरा ओलंपिक में, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, पैरा ओलंपिक में एक से अधिक पदक जीतने वाली, एक से अधिक पदक जीतने वाली, ध्यान से लिखना, इसको गड़बड़ी मत करते ना। पैरा ओलंपिक में एक से अधिक पदक जीतने वाली भारत की पहली पैरा एथलीट, भारत की पहली पैरा एथलीट, ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। विद प्रूफ मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन भी आ चुका है, कोई किंतु परंतु ही नहीं है। अब इसके बाद में जो फ्रांस के अंदर एक प्रतियोगिता हुई है, जो वर्ल्ड कप हुआ है, उस पर मैं बात करना चाहूंगा। एक बार आप इसे नोट कर लें। आप यहां लिखें, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022। इसका जो आयोजन हुआ है एक
स्थान है चेटियारो, फ्रांस में, वहां पर हुआ है। मैं डायरेक्ट अवनी लेखरा पर आ रहा हूं। यहां पर अवनी लेखरा ने 2 गोल्ड जीते हैं। बताइए कैसा व्यक्तित्व है। 2 गोल्ड जीते हैं। कौन कौन से आपने ध्यान रखना है प्रतिस्पर्धा के संबंध में। एक तो जीता है इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में। SH1 कैटेगरी एक तो इसमें जीता है 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी। दूसरा 50 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में। मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में। ये भी SH1 कैटेगरी ही है। कैटेगरी तो दोनों में सेम ही रहती है। यहां पर आपको विशेष रूप से एक बात बताना चाहूंगा कि इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर 249 के आसपास इनके अंक थे, फिर उन्हें 250 अंक इन्होंने प्राप्त किए और अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर इन्होंने 2024 में जो पैरा ओलंपिक खेल होने जा रहे हैं उनमें अपनी टिकट बुक करा ली है या जगह बना ली है, ऐसे आप कह सकते हो। वहां पर ये सिलेक्ट हो गया, कंफर्म हो गया है कि वो वहां पर खेलेगी। अंकों के आधार पर होता है ना चयन, उस आधार पर वहां पर ये खेलेगी। एक लाइन लिख दीजिए, इसी के साथ अवनी लेखरा ने 2024 में पेरिस में होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों में अपनी जगह पक्की कर ली है। मैं बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं आपको। यहां पर देखिए, इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन बनता है कि पैरा ओलंपिक खेल 2024 कहां होंगे। पेरिस के अंदर होंगे, क्योंकि इससे पहले टोक्यो में हुए हैं, तो अब ये पेरिस में होंगे। फैशन की नगरी के नाम से पेरिस को जाना जाता है। सीन नदी के किनारे है। पूछ लिए जाते हैं ये पॉइंट, लिख लीजिए। ये जो पेरिस है एक तो सीन नदी के किनारे है, दूसरा इसका जो निक नेम है इसे कहते हैं फैशन की नगरी। नोट कर लीजिए एक बार से। अब मैं हमारे संस्थान के संबंध में एक सूचना आपको देना चाहूंगा जो नए बैचेज के संबंध में है। और सूचना ये है कि हम नए बैचेज प्रारंभ कर रहे हैं 16 अगस्त 2022 मंगलवार से। और ये जो बैचेज है 8 से 9:30 बजे और 2 से 3:30 बजे इंडिया एंड वर्ल्ड जीके की क्लास होती है। और 9:30 से 11 बजे और 3:30 से 5 बजे ये जनरल साइंस की क्लास होती है। आप ये कह सकते हो कि जो यहां चलेगा वो यहां चलेगा। इसी तरीके से जनरल साइंस के साथ भी ये संबंध बनता है। और राजस्थान जीके के संबंध में रीड स्पेशल, हालांकि मैं नाम रीड स्पेशल ले रहा हूं, आप वर्तमान प्रतियोगिता के मैदान में यदि हो
तो ये स्पेशलिटी को खत्म करना पड़ेगा आपको। मेरे कहने का अर्थ ये है कि यदि आप आरएएस लेवल की तैयारी करोगे तो जाके आप रीट के आसपास होगे, ऐसा मेरा अनुभव है। आपको यदि अन्य कोई लगता है, कोई स्पेशलिटी होती है, तो वो उससे मैं अनभिज्ञ हूं और मैं उसको मानता भी नहीं हूं, क्योंकि आपको विषय को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं शायद ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन काफी गंभीर आ रहे हैं, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, चाहे वो पटवार का एग्जाम हो, चाहे वो वीडियो का एग्जाम हो, चाहे वो आरएएस का हो, सब एक लेवल रख रहे हैं और टॉप का लेवल रख रहे हैं। तो टॉप की ही तैयारी करनी पड़ेगी, हमें ध्यान रखें। इस संबंध में 11 से 1 और 5 से 6:30 बजे राजस्थान जीके का बिल्कुल नया बैच प्रारंभ हो रहा है। ज्योग्राफी से ये स्टार्ट होगा। आपको मैप साथ में लेकर आने, खाली मैप के माध्यम से और मैपिंग सिस्टम के को दायरे में रखते हुए हम अपनी तैयारी करेंगे। 6:30 से 7:30 बजे एक स्पेशल बैच चलता है। जो बच्चे कोर्स को जल्दी करना चाहते हैं उस दिशा में ये बैच चालू किया गया है। इसमें आर्ट एंड कल्चर चलेगा। ये सबसे बड़ा टॉपिक होता है, आप जानते हो। किसी भी संबंध में यदि आपको जानकारी लेनी हो तो ये 2 नंबर है 9950061573 और 9783929576। हमारे संस्थान के में जीके की एक स्पेशल खूबसूरती बोलता हूं मैं इसे, स्पेशल खूबसूरती है, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि हमारे संस्थान में राउंडिंग बैच सिस्टम होता है। राउंडिंग बैच सिस्टम होता है। राउंडिंग बैच सिस्टम का मतलब ये होता है कि हम कभी भी बैच बंद नहीं करते हैं, हमारे बैचेज हमेशा चलते रहते हैं। आप कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। वैसे भी जीके में कोई नया पुराना कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये चल रहे थे इसलिए हमने आपको बता दिया, नहीं तो हमारे साथ तो बच्चे बीच में ही जुड़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि वो बाबा रामदेव जी से स्टार्ट करेंगे तो बाबा रामदेव जी पर ही आकर उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसे ही हम कहते हैं राउंडिंग बैच सिस्टम। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे संस्थान में डेमो का कोई प्रावधान नहीं है, ध्यान रखें। डेमो नहीं होते हैं। आप आइए, पहले फीस जमा कराइए, बैठिए। आपको यदि समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो उसी दिन आप अपनी फीस वापस लेके जा सकते हैं। बल्कि मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे संस्थान में आए और हमारे जो स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके रजिस्टर देखें। जब आप उन रजिस्टर्स को देखोगे तब आपको ये पता लगेगा कि स्मार्ट तैयारी क्या होती है, किस तरीके से बच्चे तैयारी करते हैं। और मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे पास जो भी स्टूडेंट आता है वो पढ़ने वाला ही होता है। किसी भी तरीके का अनुशासनहीन स्टूडेंट मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आता है। इसकी वजह शायद नो डेमो ही है। तो आपसे यही कहना चाहूंगा, ये डेमो का लालच बंद कीजिए। नहीं तो हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है राकेश मेहरा जीके क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, इसमें बहुत सारी वीडियोस है, आप वो भी देख सकते हो और अपना डिसीजन ले सकते हो। खैर, ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, आप इसे बखूबी जानते हो। अब मैं बात करने जा रहा हूं हाइब्रिड पावर प्लांट की। भारत का पहला हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में खोला गया है। भारत का पहला हाइब्रिड पावर प्लांट ये खोला गया है जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर अब आप देखिए, ये हाइब्रिड पावर प्लांट है। इसका मतलब इसके अंदर एक ऊर्जा नहीं होगी, इसके अंदर 2 ऊर्जा होगी, तभी तो हाइब्रिड कहलाएगा। इसके अंदर है सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। एक तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण वो है इसकी क्षमता कितनी है। इस पर क्वेश्चन आता है। 390 मेगावाट है, ध्यान रखना। ये 390 मेगावाट इसकी क्षमता है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, ये उसी का एक हिस्सा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अडानी नाम आ गया तो निजी क्षेत्र नाम आ गया।
लिख दीजिए ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का एक हिस्सा है, उसी का ही भाग है ये। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का हिस्सा है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर आपको एक विशेष बात और ध्यान रखनी है कि इस पावर प्लांट के स्थापित होने के बाद अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की परिचालन क्षमता कितनी हो गई है। परिचालन क्षमता कितनी हो गई है, कहने का मतलब है कि इस ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, यह आपको आंकड़ों के रूप में ध्यान रखनी पड़ेगी। यह है 5.8 गीगावाट। अब ये बात आती है कि इसका लक्ष्य कितना है। इसका लक्ष्य है 45 गीगावाट और ये है वर्ष 2030 तक। इतना इसने लक्ष्य रखा है कि इतना ग्रीन ऊर्जा के संबंध में हम प्रोडक्शन कर देंगे, उत्पादन हम कर देंगे। ये इसका उद्देश्य है। तो लक्ष्य आपको ध्यान में रखना है, 5.8 गीगावाट का ध्यान रखना है। और ये तो आपने कतई नहीं बोलना है कि भारत का जो पहला हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में खोला गया है वो किसकी सहायता से खोला गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इसने खोला, ये ध्यान रखना, ये गड़बड़ी मत कर देना। और एक ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, यहां पर इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के पहले हाइब्रिड पावर प्लांट में कौन सी ऊर्जाओं को शामिल किया गया है या कौन सी को नहीं किया गया है। तो दो ऊर्जाएं शामिल है, एक सौर ऊर्जा है और एक पवन ऊर्जा है। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। जैसलमेर के संबंध में आप बखूबी जानते हो कि जो जैसलमेर है ये राजस्थान का अंडमान निकोबार बोलते हैं इसको, राजस्थान का अंडमान निकोबार इसको कहते हैं। स्वर्ण नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं राजस्थान में होने वाले छात्र संघ चुनावों के संबंध में कुछ बात बताने जा रहा हूं, लेकिन छात्र संघ चुनावों के संबंध में जो क्वेश्चन बन सकता है वो ऐसे तो देखिए बनेगा नहीं कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव कब हुए, किसने पार्टिसिपेट किया, ये तो बनेगा नहीं। तो फिर क्वेश्चन कौन सा बनेगा, ध्यान रखना। यहां पर आपके लिए जो क्वेश्चन तैयार होता है वो है एक समिति, उस समिति का नाम है लिंगदो समिति। ये पहले भी आ चुकी है, इस पर क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अब राजस्थान में ये चुनाव की हलचल चल रही है, इस कारण से अभी इंपोर्टेंट बन जाती है। इसके जो अध्यक्ष रहे हैं ये है जेएम लिंगदो। हालांकि अध्यक्ष इतने इंपोर्टेंट नहीं है। यह समिति छात्र संघ चुनावों में सुधार से संबंधित है। बस आपने ये लाइन ध्यान रखनी है। समितियों पे जो क्वेश्चन बनता है, आयोग पे जो क्वेश्चन बनता है वो इसी दिशा में बनता है, क्योंकि देखिए अध्यक्ष तो इनके नाम में ही होता है। अध्यक्ष बहुत ही रेयर चांस में कोई 1 या 2%, उसको भी मैं ना के बराबर ही कहूंगा कि यदि उस समिति में अध्यक्ष का नाम उजागर नहीं हो रहा है तो फिर पूछने के चांस फिर भी बन जाते हैं, लेकिन वैसे नहीं। हाँ, एक बात ये जरूर पूछी जा सकती है कि छात्र संघ चुनाव में सुधार से संबंधित समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, ये एक अलग बात है, ये एक अलग बात होती है। लेकिन जब हम लिंगदो समिति जान लेते हैं तो फिर ये नाम आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, लिंगदो समिति का संबंध किससे है, तो आपसे आ जाएगा कि पर्यावरण सुधार से संबंधित है। दूसरा दे देगा कि न्यायिक सुधार से संबंधित है। तीसरा दे देगा छात्र संघ चुनाव से में सुधार से संबंधित है। ऐसे आप जानते हो कि इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। तो एक बार आप इसे नोट कर लें।
तो दोस्तों, आज मैंने आपको राजस्थान करंट से संबंधित रूबरू करवाया है। या आपके राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं राजस्थान के संबंध में, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक अलग बात है कि रीट का माहौल चल रहा है, तो फिर रीट के आधार पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। लेकिन ये जेएम लिंगदो समिति जो है, ये आरएस में भी ऐसे ही पढ़ी जाती है और रीट में भी ऐसे ही पढ़ी जाती है और पटवार में भी ऐसे ही पढ़ी जाती है। तो दोस्तों, ऐसे किसी बहकावे में मत आइए। ठीक है, मैंने भी लिखा है रीट स्पेशल, चल जाता है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक टीचर होने के नाते कहूंगा, ये स्पेशलिटी कुछ भी नहीं होती है। आपको टॉपिक की बहुत गंभीरता से तैयारी करनी होती है, तब जाके आप कामयाबी की इबारत रखते हो। आगे जैसा आप उचित समझे, आप उसका अनुसरण कर सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।